नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 7/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और बेहतर तैयारी हेतु हमारे चैनल पर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, उस समय तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है दोस्तों? जिसमें दिल्ली 1, अंडमान और निकोबार 2, चंडीगढ़ 3, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव 4, जम्मू और कश्मीर 5, लद्दाख 6, लक्षद्वीप 7 और पुदुचेरी 8। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों, याद रखेंगे, आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कब बनाया गया था। यह हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। तो आज़ादी के बाद कब बना था, ये कमेंट में आंसर दीजिएगा। हर एक सेट में मैं शुरू क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में एक कमेंट में आंसर देने के लिए कहता हूँ, इसलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ का ऑप्शन 2 होगा सही। 1 नंबर लगभग सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का परिवर्तित रूप है। इसका परिवर्तित रूप इंदिरा आवास योजना है और इसका परिवर्तित रूप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। तो याद रखेंगे, अगर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। इसको याद रखेंगे। यह योजना गरीब ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। याद रखेंगे। जबकि दीन दयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी और 2014 को करने के साथ ही यह भी शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए योजनाबद्ध तरीके से इसको चालू किया गया था। तो याद रखेंगे, यानी कि इसका आंसर 2 नंबर होगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नया नाम इंदिरा आवास योजना है और इंदिरा आवास योजना का नया नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो दोस्तों, भारत में बहुत सारे संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि उससे मान्यता प्राप्त है। ऐसे संगठनों की कुल संख्या भारत में 26 है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसका नामकरण जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसमें नवीनतम देश साउथ सूडान है, मतलब दक्षिणी सूडान। यूएन के प्रमुख 6 अंग हैं। पहला है महासभा, जिसको कि विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तीसरा अंग का नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका कि बराबर एग्जाम में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। पांचवा है न्यास परिषद और छठा है सचिवालय। सचिवालय जो है यूएन का प्रशासनिक अंग है और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। वर्तमान में याद रखेंगे कि एंटोनियो गुटेरस जो हैं यूएन के महासचिव हैं और पुर्तगाल देश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट के द्वारा प्रदान किया जाता है। टेल से टेलीफोन होता है और नेट से नेटवर्क होता है। इसको याद रखेंगे।
इसी क्रम में अगर आप एफटीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर HTTP की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसको याद रखिएगा। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। याद रखेंगे। विक्रम साराभाई की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था, 1962 में। और APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किए गए थे, जिसमें कि प्रथम स्थान पर चीन रहा था। और अभी वर्तमान की बात करें तो 2023 में एशियाई खेल जो है चीन में ही आयोजित किया गया और 19वें एशियाई खेल में भारत ने टोटल 107 पदक जीता। 107 पदकों में 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते, तो इसको याद रखेंगे। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो 20वां जो एशियाई खेल वो 2027 में आयोजित होना है, वो जापान में आयोजित किए जाएंगे, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें से कुछ मांगों को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो महात्मा गांधी जो है 30 जनवरी, याद रखेंगे, 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी द्वारा 11 सूत्री कार्यक्रम जो है की मांग की गई थी। 11 सूत्री मांग, उनमें से बहुत सारे, जैसे शॉर्ट में बता देता हूं कि पहला है नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर पूर्ण शराबबंदी करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा पूर्णतः शराबबंदी किस आंदोलन के तहत की गई थी? तो याद रखेंगे कि गांधी जी द्वारा जो है गांधी इरविन समझौता के रूप में इस मांग को आंशिक रूप से माना गया और जो है 11 सूत्री कार्यक्रमों के तहत पूर्ण शराबबंदी की मांग की गई थी गांधी जी के द्वारा। दूसरा था नमक कर खत्म किया जाए, और मांग था सेना के खर्च में 50% की कमी की जाए, लगान में 50% की कमी की जाए, भारतीयों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाएं। ऐसा करके 11 सूत्री कार्यक्रम का मांग किए थे, जिसमें से कुछ मांगों को आंशिक रूप से मान लिया गया। कब? तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर 27 अप्रैल की बात करें तो 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये सब एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और उसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 19 जनवरी को याद रखेंगे कि शौर्य दिवस, वीर शिरोमणि महान योद्धा जो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1920 से लेकर 22 तक चले असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और इसी दिन ही
बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और यह शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को, 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने का निश्चय किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय विपदा करार दिए, और गांधी जी स्वयं ही इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय को हिमालय जैसा भूल कहा। तो ये सबको याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय स्तर की प्रथम संगठित, व्यवस्थित और गांधीवादी आंदोलन असहयोग आंदोलन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन को आप लोग पक्का रट के ही जाइएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, और 4 मीटिंग को क्रमशः याद रखिएगा कैसे: 1885, 1886, 1887 और 1888। पहला हिंदू अध्यक्ष द्वारा किया गया, पहला अधिवेशन का अध्यक्षता हिंदू के द्वारा, दूसरा याद रखेंगे पारसी के द्वारा, तीसरा रखिएगा याद मुस्लिम के द्वारा, और चौथा याद रखिएगा ईसाई के द्वारा। पहला को फिर से सुनते हैं। 1885 में जो है 1885 में WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया, जो मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, जो एक पारसी अध्यक्ष थे। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया, जो एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में एक अंग्रेज के द्वारा, जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया, जो एक ईसाई थे। तो चारों 4 धर्म के द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और पहला अधिवेशन बंबई में, और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, और तीसरा अधिवेशन मद्रास में, जबकि चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई के सम्मान में उनके नाम पर इसरो एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के त्रिवेंद्रम में है, तो इसको याद रखिएगा। और इस केंद्र की शुरुआत 1962 में हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का शुरुआत 1962 में हुआ था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको कि शॉर्ट में TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक जो हैं उन्नी कृष्ण नायर जी हैं, जो कि 2022 से अभी तक हैं, 2022 से। और अगर अंतरिक्ष से जुड़े संस्थान की बात करें तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई का तो जान ही गए, तिरुवनंतपुरम में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो चीन करेगा दोस्तों। 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मेजबानी की घोषणा के अनुसार चीन में होना था, लेकिन इसके जगह कतर में आयोजित किया गया है। कतर में उच्च गर्मी के कारण 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट को 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था। याद रखेंगे कि यह जो है अभी पहले कह रहा, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो चीन करेगा। तो शुरुआत में तो चीन में होना था दोस्तों, लेकिन याद रखेंगे कि अभी चीन में ना होकर इसको कतर में किया गया, कतर में किया गया। और कतर में जो आयोजित 2024 में हुआ, जॉर्डन को 3-1 से हराकर कतर वर्ष 2023 का एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो 2018 में 11वां विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था यह। और यह जो सम्मेलन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित था। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, नागपुर में, तो इसको याद रखेंगे। जबकि 12वां की अगर बात करें कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, तो फिजी में किया गया, फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 के मानव सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? तो 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में नॉर्वे तो बहुत दिन तक बरकरार रहा फर्स्ट नंबर पर। अभी 2024 की अगर बात करें तो 24 नॉर्वे को पछाड़कर स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। और भारत 134 नंबर पर है, भारत 134 नंबर पे है, याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया, और किसके द्वारा जारी किया गया? तो UNDP। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को याद रखेंगे, धनायन कहा जाता है, जबकि ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनायन उत्पन्न होता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनायन होता है, और उसके बाद आप लोग की बुक में देखे होंगे कि Na+ ऐसा लिखा जाता है। उसी तरह से जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋणायन उत्पन्न होता है। जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके बाद में Cl पर एक माइनस का इंडिकेटर लगा होता है, इंडिकेट माइनस से करते हैं उसको। त्यागता है तो Na+, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl- ऊपर लिखा रहता है। और जबकि उदासीन परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण भी होता है। याद रखेंगे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्व का ऐसा कौन सा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो परमाणु ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। 1974 को भारत ने 12 किलो टन क्षमता का पहला परमाणु परीक्षण किया था, और 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, इसको भी याद रखिएगा। पहला नाभिकीय विस्फोट संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में किया था, तो इसको याद रखेंगे। वर्तमान में विश्व के 8 देश ने परमाणिक रूप से परमाणु बम परीक्षण किया है। उनमें से US 1, रूस 2, ब्रिटेन 3, फ्रांस 4, चीन 5, भारत 6, पाकिस्तान 7 और नॉर्थ कोरिया 8 है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिश पर भारत में राष्ट्रवाद को रोकने के लिए यह एक्ट आया था। कि इसका एक घटना है दोस्तों कि पंजाब में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जो है जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। उसको लगा कि भारतीय लोग अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और इससे जुड़ा एक कमीशन आया जो एग्जाम में पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा कौन कमीशन आया? तो हंटर आयोग। तो हंटर आयोग ने 379 व्यक्तियों के हत्या की पुष्टि की, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त किया। इसमें एक व्यक्ति भारतीय था जिसका नाम था हंस राज। ये भारत का गद्दार व्यक्ति था दोस्तों। इन्होंने अंग्रेजी राज का समर्थन किया और सरकारी गवाह बन गया। तो ऐसे व्यक्ति ही भारत के एकता अखंडता को बाधित करते हैं, तो याद रखेंगे हंसराज को। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स
जो कि लंदन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल ओडायर को सम्मानित किया उसको दंड देने के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। शुरुआत से ही, भारत के शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन का प्रमाण भारत में मिलता रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चोल प्रशासन की स्थानीय स्वशासन का प्रमाण का एक राजा थे चोल प्रशासन में, परांतक फर्स्ट, उनके उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। आधुनिक भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में। जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी बनाया गया। अभी पूछेगा एग्जाम में आपको कि पंचायती राज के सिफारिश कौन किया था, किस समिति ने? तो ML सिंघवी समिति ने किया था। अगर बात करें 4 जून की, तो 4 जून को हिंसा के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 मई की बात करें तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जबकि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पंचायती राज सर्वप्रथम भारत में राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो अक्टूबर 2020 तक टोटल 8 बार चुना गया है, तो इसको याद रखेंगे। 8 बार में सबसे पहला बार 1950-51, क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि कोई भी जो संयुक्त राष्ट्र में 10 सदस्यों को जो है अस्थायी तौर पर चुना जाता है, तो 2 वर्ष के लिए, तो 1950-51 2 वर्ष के लिए चुना गया पहला बार, और लास्ट बार 2021-22 यानी 2 साल के लिए चुना गया। और अस्थायी सदस्य 5 हैं, जिसमें ट्रिक भी बताए थे, यू अरुफाची मतलब यू से यूके, आ से अमेरिका, रू से रूस, फा से फ्रांस, ची से चीन। ये 5 तो सब दिन के लिए है, और 10 देशों को अस्थायी तौर पर चुना जाता है 2 वर्षों के लिए। तो भारत सबसे पहले 50-51 2 साल के लिए चुना गया था, और 8वां बार 2021 से लेकर 22 तक चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी UN से जुड़ा तो पिछले क्वेश्चन में बहुत तथ्य मैं बता दिया था। भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? इनमें से कौन सा व्यवस्था है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं करता है? तो दूसरा नंबर ऑप्शन है, भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा उद्यमिता पाठ्यक्रम का, ये विदेशी निवेश थोड़े ही इससे आकर्षित होगा, ये तो राज्य के द्वारा चलाया गया है। जबकि और देखिए, राज्य को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से भारत सरकार ने ऐसा राज्यों को निर्देश दिया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत जब सब राज्य करेगा तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। तो ये तो एकदम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कौन नहीं है, तो ये है, पहला है, तो ये तो सही है। तीसरा देखते हैं, भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुवेदन के तंत्र को सरल बनाया है। सरल बनाने से और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, तो ये भी सही है। चौथा है, FDI के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है, इससे भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा। जबकि दूसरा है, भारत के अंदर ही उद्यमिता पाठ्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों याद रखेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में सिंगापुर देश से आता है, याद रखेंगे अभी वर्तमान में। जबकि दूसरा नंबर पे अमेरिका रहता है। भारत ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना भारत ने। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है रूस से लिया गया है, याद रखेंगे। J.M. कीन्स एक अर्थशास्त्री थे, वो विश्व आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए USA सरकार को सार्वजनिक कार्यों को करने की सलाह दी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत माना जाता है।
आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे 1929-30 में विश्व आर्थिक मंदी आई थी। इस आर्थिक मंदी के बाद J.M. कीन्स एक अर्थशास्त्री थे, वो अमेरिका सरकार को एक सार्वजनिक कार्य करने की सलाह दी। उसी से मिश्रित अर्थव्यवस्था का शुरुआत माना जाता है, क्योंकि अमेरिका तो पूंजीवादी देश है, लेकिन J.M. कीन्स ने कहा था कि सार्वजनिक कार्य को भी करिए आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। अभी देखें, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956 तक, तो इसको याद रखिएगा। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक थी, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया। एक और याद रखिएगा आप लोग कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ, 1948 में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग जो है वायु प्रदूषण से संबंधित होते हैं। जितना वायु प्रदूषित होगा उतना श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होगा। जैसे अस्थमा, इसमें सीने में दबाव के साथ खांसी भी तीव्र होती है। लंग कैंसर बोलते हैं, इसमें फेफड़े में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जो कार्सिनोमा का रूप ले लेता है। दिल का दौरा भी वायु प्रदूषण के कारण होता है। जहरीले हवा के कण 2.5 pm खून में प्रवेश कर जाता है, जिसमें धमनियों में सूजन आने लगती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। याद रखेंगे, पीएम जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा खतरनाक। जैसे पीएम 10 से ज़्यादा खतरनाक पीएम 2.5 होता है। पीएम मतलब दोस्तों क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। नाक में उपस्थित जो बाल होते हैं वो पीएम 10 से छोटे पार्टिकल को साफ नहीं कर पाते हैं। अब पीएम 2.5 तो बहुत छोटा होगा, इसलिए अंदर तक चला जाता है। और इसलिए नाक के बाल जितना घना रहेगा उतना सेफ आदमी रहता है। नाक के बाल को नहीं काटना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता याद रखेंगे, वायु प्रदूषण से होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए लोग सिगरेट पीने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, उसमें घुल के, और उसमें नशापन का अनुभव होता है। बाकी भूमि का विभिन्न प्रकार से प्रदूषण, भूमि प्रदूषण होता है। जल में कचरा फेंकने से जल प्रदूषण होता है। और ज़्यादा ध्वनि अगर फैलाते हैं हम लोग तो ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे डीजे वीजे वगैरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में तो द्वितीय उपभोक्ता को किया गया है। सबसे पहला एक वृक्ष है दोस्तों। तो वृक्ष जो है वो मतलब उसको अगर कोई हिरन खा लिया तो वृक्ष तो स्वयं उत्पन्न हुआ। दूसरा नंबर पे हिरन है, यानी कि इसका प्राथमिक उपभोक्ता है, सबसे पहला खाने वाला हिरन है। और हिरन को खाने वाला शेर है, तो यानी कि द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ये तो स्वयं उत्पादक है हिरन। हिरन को स्वयं उत्पादक है वृक्ष, पेड़ पौधा, हरा पत्ती। इसको हिरन खा लिया तो प्राथमिक उपभोक्ता, और हिरन को शेर खा गया तो द्वितीय उपभोक्ता। तो तीसरा पोषी स्तर है। पोषी में शेर हो गया तीसरा, क्योंकि ये पहला पोषी हो गया पेड़ पौधा, दूसरा पोषी हो गया हिरन, और तीसरा पोषी हो गया शेर। जबकि उपभोक्ता की बात करें तो पहला उपभोक्ता हिरन हो गया, दूसरा उपभोक्ता शेर हो गया, क्योंकि पेड़ पौधा तो स्वयं उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा से संबंधित 10% का नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो क्लोरीन दोस्तों याद रखेंगे। बहुत सारे परमाणु संख्या याद रखिए, कम से कम 30 तक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इस तरह से याद रखिए आप। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसी तरह से क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और 17 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 इस रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। हीलियम का याद रखेंगे कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और परमाणु द्रव्यमान 4 है, याद रखेंगे। कार्बन की अगर बात करें
तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, क्योंकि कार्बन का 6 परमाणु संख्या होता है। अच्छा, इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, सबका हो गया। और भी 30 तक याद रखिए तो और अच्छा रहेगा। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो हैदराबाद नहीं है दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो है याद रखेंगे कि 1999 में यह योजना बनकर तैयार हुई और 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1999 में योजना बना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और 2001 में बनना प्रारंभ हुआ और बनकर 2012 में तैयार हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब चतुर्भुजाकार जो है 6 लेन और 4 लेन सड़कों का निर्माण करके 4 महानगरों को जोड़ा गया, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। भारत के नक्शा में कुछ इस तरह से है, इसको मिलाइए। दिल्ली से मान लिया जाए 4 लेन और 6 लेन का सड़क गया यहाँ, दिल्ली, मुंबई, और इधर कलकत्ता, यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ चेन्नई है। तो ये चारों चतुर्भुजाकार, देखिए यहाँ चतुर्भुज का रूप ले लिया, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। 4 नगरों को इसमें करीब कहा जाता है उस समय 6 खरब रुपए यानी कि 600 बिलियन रुपए का जो है खर्चा किया गया, तब ये बना दोस्तों। और इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। कहीं 6 लेन है और कहीं 4 लेन है, लेकिन ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो ये मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू हैं, जो 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई के नेतृत्व किए। आईपीसी की धारा 377 की अगर बात करें तो इसके मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध अगर बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है। लेकिन अब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 377 के अंतर्गत समलैंगिक जो यौन संबंध या अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध स्वेच्छा से अगर कोई बना रहा है तो अपराध नहीं माना है। समलैंगिक संबंध अगर स्वेच्छा से बना रहा है दोनों अपने मन से, तब अपराध नहीं है धारा 377 के तहत। आईपीसी धारा 376 एक याद रखिएगा में जबरन शारीरिक संबंध किसी महिला से बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, क्योंकि अभी वर्ल्ड का मैप होगा तो आप देखिएगा अटलांटिक महासागर एस आकार की आकृति में है दोस्तों। अटलांटिक महासागर जो है एस आकार की आकृति में है, और एस आकार की आकृति में देखिएगा ऊपर में अमेरिका है, ब्रिटेन इधर है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो दुनिया का अधिकांश व्यापार इसी रास्ते से होता है, तो इसलिए वह सबसे ज़्यादा बिजी है। अगर विश्व में सर्वाधिक व्यापार ऐसे भी जल मार्ग से होता है, और विश्व में यातायात एवं माल ढोने का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग ही है। सबसे अधिक व्यस्त नहर की अगर बात करें तो कील नहर है, जबकि सबसे व्यस्त नदी मार्ग की बात करें तो राइन नदी है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसको कि NW फर्स्ट बोलते हैं, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। यह कहाँ है भारत में दोस्तों? तो यह है ईह, ट्रिक याद रखेंगे, ईह इलाहाबाद से हल्दिया है। 3 कम से कम याद रखिएगा, ईह साधु कोको, ईह साधु कोको, ईह से इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसको किसको जोड़ता है? तो सादिया से धुबरी, ईह साधु। और तीसरा कोको, कोल्लम से कोट्टापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एनएच आप लोग रटते हैं कि पहला एनएच कहाँ किसको किसको जोड़ता है, इसलिए इस तीनों को भी रट लें। पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट, पेरीफेरल में तो आउटपुट 256 होते हैं दोस्तों। पेरीफेरल आईओ में 256 आउटपुट होते हैं। याद रखेंगे कि वे पेरीफेरल डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें आउटपुट पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है, जबकि इसके विपरीत वाले को जो है इनपुट पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हर एक सेट में आते हैं, इसलिए कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली गई है? बहुत सारे लोगों का चॉइस रहता है पर्वतारोहण करना, पर्वत पे चढ़ना,
तो अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे 137 जो है चोटी ट्रैकिंग हेतु खोली गई है कि 137 चोटी पे चढ़ सकते हैं। सभी चोटियों पर नहीं चढ़ने का अलाव है दोस्तों, बहुत सारी चोटियां खतरनाक होती है। बहुत सारी चोटियां जैसे कैलाश पर्वत पे बहुत सारे लोग अभी तक नहीं चढ़ पाए हैं। बहुत सारे लोग क्या मतलब रेयर केस में एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पे चढ़ा है, बाकी और कोई नहीं चढ़ पाया। याद रखेंगे कि ये ज़्यादा करके चोटियाँ भारत में भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में स्थित हैं। विदेशियों के लिए सबसे ज़्यादा 91 शिखर जो है उत्तराखंड में खोले गए हैं, 91। याद रखेंगे कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कहीं कहीं बुक में 8,850 मीटर भी दिया रहता है। सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव हासिल किए थे एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग शेरपा जो कि नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे। इनको सफलता 1953 में मिला था। और विश्व की सबसे पहली महिला जो एवरेस्ट पर चोटी फतह की वो जुंको तेवई थी, जापान की, जिन्हें सफलता 1975 में मिला था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो WCCB का पूर्ण रूप है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसका पूर्ण रूप है WCCB का। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध को निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक सांविधिक अनुशासनिक इकाई ये है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है, तो इसको याद रखेंगे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में जो है लाया गया था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया? क्योंकि अमेरिका इसका क्रेडिट ले रहा था। तो हल्दी को भारत सरकार ने भारतीय जो मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दिया और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। इसी तरह से अमेरिका और भारत में जैसे हल्दी के पेटेंट को लेकर विवाद था, उसी तरह से बासमती चावल के GI टैग को लेकर भारत पाकिस्तान में भारी विवाद है कि बासमती चावल का GI टैग पाकिस्तान सरकार लेना चाहता है और भारत बोलता है ये मेरा है। पेटेंट एक्ट की अगर बात करें तो 1970 में लाया गया था। GI टैग की अगर बात करें तो यह 10 वर्षों के लिए होता है दोस्तों, जबकि पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है, तो इसको याद रखेंगे। भारत में जो है पेटेंट का, भारत में नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पर पेटेंट कानून पर अंतिम निर्णय WTO जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की एक संस्था होती है, ट्रिप्स ट्रिप्स द्वारा किया जाता है। पेटेंट कानून पर अंतिम निर्णय ट्रिप्स द्वारा किया जाता है। जो किसकी संस्था है? तो WTO की। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारत में ट्रिप्स समझौता के अनुरूप पेटेंट कानून में 2005 में संशोधन किया गया, तो याद रखेंगे। भारत में इलायची दक्षिण भारतीय राज्य में होता है और मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है और मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जो कि 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है जो कि 879 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है जिसकी साक्षरता दर 61.82% है, और सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ
विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। चीन जो है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक अपना एक रास्ता का निर्माण कर रहा था दोस्तों, उसको भारत विरोध किया था। भारत ने 2017 में विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहला बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किए। ये क्या चीज़ है दोस्तों? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसको बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है जिसका उद्देश्य चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र एक है सिजियांग, वहां से दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में जो है वितरण करना है, पहुंचाना है अरब कंट्री को। इसलिए ये बनाना चाह रहा था, इसका भारत ने विरोध किया। भारत भी जो है G20 में एक विकल्प के तौर पर विकास किया है, लेकिन अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। देखिए निर्माण कार्य प्रारंभ होगा तो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो ये हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है दोस्तों। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरा की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय है। और हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी होता है, और इसका अपवर्तनांक, चतुष्फलकीय संरचना होती है हीरा की, और इसका अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, याद रखेंगे। और यह सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। कार्बन के अपर रूपों की बात करें तो दो भाग में बांटा गया है कार्बन के अपर रूप को, एक क्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन का होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्राफीन ये सब, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में चारकोल, कोल, काजल ये सब आता है। जिप्सम की अगर बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। उसी तरह से संगमरमर की अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर में मेमोरी होता है, CPU होता है, ALU होता है, लेकिन कागज नहीं होता है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, याद रखेंगे। CPU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बराबर कंप्यूटर से बराबर 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है सब सेट में, और फुल फॉर्म तो पक्का रट के जाइएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म ही पूछेगा। ALU का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ALU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CPU का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी तरह से और कुछ याद रखिएगा, ADSL का सब सेट में मैं नया नया बताता हूँ 1-2। ADSL का फुल फॉर्म पूछता है, इसका मतलब होता है आइसमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक एल्गोल का भी रट लीजिएगा, ALGOL, एल्गोल। AL से एल्गोरिथम याद रखिएगा, और ALG से एल्गोरिथम, और L से लैंग्वेज। एल्गो से एल्गोरिथम, IL से लैंग्वेज। तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। बाकी तो HTTP का ऊपर के क्वेश्चन में बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा किस पनढाल विकास और प्रवर्धन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? केंद्र और राज्यों द्वारा किस पनढाल विकास और प्रवर्धन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो हरियाली को लागू किया जा रहा है दोस्तों। पनढाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम यानी पानी से रिलेटेड जो है कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। तो उस समय एक चर्चा में था हरियाली प्रोजेक्ट, तो इसलिए हरियाली प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। उसी तरह से एक अरवरी पानी संसद, यह जो है कार्यक्रम राजस्थान से संबंधित है। जबकि नीरू मीरू की बात करें तो नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो यूनिसेफ बनाई गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे प्रभावित देश में बहुत सारे भूखमरी वगैरह ये सब आ गया था और स्वास्थ्य का स्थिति गड़बड़ा गया था। उसके लिए यूनिसेफ का निर्माण किया गया था दोस्तों। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड
फिर से बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेन, ई फॉर इमरजेंसी और एफ फॉर फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ में करीब 190 से ऊपर देश यानी करीब 192 देश इसके सदस्य हैं। उसी तरह से याद रखेंगे कि यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं इनके याद में। और IMF की स्थापना 1945 में हुआ था। याद रखेंगे किसके तहत किया गया था, एग्जाम में पूछता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ये दोनों भाई थे, इसलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में रहेगा अली बंधु, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अली बंधु ने किया। और नाम अगर पूछे तो शौकत अली मोहम्मद अली बोलेंगे। खलीफा, इसके अंतर्गत खलीफा से रिलेटेड पद का था दोस्तों मैटर। खलीफा पद का नाम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दिया गया था। तुर्की के सुल्तान मुस्लिम जगत के खलीफा भी थे, तो इसको याद रखेंगे। तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध में विश्व में मुस्लिम जगत ने आंदोलन किया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन भारत में भी चला। तुर्की में जो खलीफा पद था उसको खत्म किया गया, इसके विरोध में विश्व में पूरा एक आंदोलन चला। इस तरह से भारत में भी आंदोलन चला, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन दिया गया। भारत में मुसलमानों ने अली बंधुओं के नेतृत्व में, अली बंधु बोलने शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक चला, 1919 से 1922 तक लगभग चला। खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी भी इसका समर्थन किए थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी। तो 2019 में GDP रैंकिंग के अनुसार जो है भारत वर्ल्ड में 5वां पोजीशन पर था, अभी भी 5वां पोजीशन पर ही भारत है, याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका USA, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, और ये चारों के बाद GDP में 5वां पोजीशन भारत का है। GDP रैंकिंग 2024 सूची के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भी बनी हुई है। राज्य में अगर बात करें कि हमारे भारत के राज्यों में GDP किस राज्य का सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दिया गया था। इसके बारे में भी हम लोग जस्ट पढ़े थे, फिर से थोड़ा सा सुन लीजिए, याद रहेगा। चौरी चौरा अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी मारा गया, यानी कि 1922 में यह घटना हुआ और 22 पुलिसकर्मी मारा गया, इसलिए याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान उग्र आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस थाना को घेरकर आग लगा दिया। चौरी चौरा हत्याकांड याद रखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और इसके विरुद्ध में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाकर बंदी बना लिया गया, क्योंकि गांधी जी ही असहयोग आंदोलन चालू किए थे, इसलिए इनको दोष मढ़ा गया कि आप ही आंदोलन चालू किया और इसी आंदोलन के कारण ऐसा हुआ, और बंदी बना के इन्हें 6 वर्ष का जो है सजा दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य कारण से 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक निधि बनाया गया था, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के द्वारा एक फंड का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या था, तो तिलक फंड। तो तिलक फंड का उद्देश्य था क्या चीज, 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कांग्रेस के लिए प्राप्त करना था, जो समय से पहले सब लोग पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उसमें किसी न किसी तरीके से सब एक हैं, बाकी एक अलग है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसमें जीके थोड़ा था इसलिए इसको ले लिए हैं। तो 3 एक तरह से है, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, लेकिन परमवीर चक्र
अलग है दोस्तों। कैसे अलग है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, जबकि अन्य सभी भारत का नागरिक पुरस्कार है। ये तीनों पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, यानी कि इसको असैन्य भी बोल सकते हैं नागरिक पुरस्कार को, जबकि ये परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है। भारत रत्न का एक नाम सुने होंगे दोस्तों। भारत रत्न जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसी पुरस्कार के साथ पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी स्थापना 1954 में की गई थी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में दीजिएगा ही, और अंतिम प्रश्न का भी आंसर कमेंट में दीजिएगा कि भारत रत्न सबसे पहली बार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो आज का सेट यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।